नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइक एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप कृपया वीडियो को बीच में स्किप करने की भूल मत करिएगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरी वॉच जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी, ठीक है ना। नाम याद रखना है, परुष्णी। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो अस्किनी है, ठीक है ना, जो अस्किनी है ये चिनाब का प्राचीन नाम है, ठीक है ना। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है, याद रखिएगा आप। विपाशा, व्यास, ठीक है। व्यास का पुराना नाम है व्यास का, ठीक है। पूछा जा सकता है कि व्यास का, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यास नदी को क्या कहा जाता था। तो विपाशा कहा जाता था, ठीक है ना। वितस्ता की बात करते हैं तो वितस्ता झेलम नदी को कहते थे, ठीक है ना, झेलम, ठीक है। तीनों नाम याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जो आस्किनी है वो चिनाब नदी है, ठीक है। जो विपाशा है वो व्यास नदी है, और जो वितस्ता है वो झेलम नदी है, और जो परुष्णी नदी है वो रावी नदी है, ठीक है। परुष नाम रावी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था, ठीक है ना। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी, दर्शन और ज्ञान, ठीक है ना। दर्शन और ज्ञान था उपनिषद का केंद्रीय विषय, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय, याद रखिएगा। ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या था, ठीक है ना। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है ये। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या था। तो ऑप्शन नंबर है ईश्वर की महिमा, ठीक है ना। ईश्वर की महिमा था ऋग्वेद का केंद्रीय विषय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा अभिलेख ईरान से आए आर्यों का उल्लेख करता है, ठीक है ना। किस अभिलेख में ईरान से आए आर्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर है बोगज कोई अभिलेख, ठीक है ना, याद रखिएगा। बोगज कोई अभिलेख जो कि आर्यों का उल्लेख देता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन बार बार मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी क्लास में कवर हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, चलिए आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैदिक काल में जो राजा होते थे उसको गोपति कहते थे। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गोपति का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मवेशियों का स्वामी, ठीक है ना। गोपति का अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। और ये भी याद रखिएगा, वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे, गोपति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण, ठीक है ना। मत्स्य पुराण के बारे में याद रखना है, ये सबसे पुराना पुराण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि जो प्रारंभिक वैदिक काल में उसमें जो धनवान व्यक्ति हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी, गोमत,
ठीक है ना, गोमत नाम से जाना जाता था। जो भी धनवान व्यक्ति होते थे तो वैदिक काल में उनको गोमत कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास आज का। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राजाओं के युद्ध का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था, ठीक है ना। एक बार और पढ़ देता हूँ मैं क्लियर करने के लिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था, तो ऑप्शन नंबर बी वैश्य, ठीक है ना। जो वैश्य वर्ण था वो ये सभी काम करता था, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जो कौशल महाजनपद है वो अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है, ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ठीक है ना। जो वैशाली है, ये जो वैशाली है वज्जी महाजनपद की राजधानी है। अब आपको मैं 16 महाजनपदों की राजधानियाँ पढ़ाऊंगा, और 16 महाजनपद भी बताऊंगा कौन कौन से महाजनपद होते हैं। क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है और कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप 16 महाजनपदों को रट लीजिएगा एकदम, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 16 महाजनपद मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए काशी, ठीक है ना, काशी महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर। अश्मक महाजनपद की राजधानी पोटली। याद रखिएगा, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगृह, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजपुर और अश्मक की पोटली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, ये रहे। चलिए वज्जी महाजनपद की राजधानी याद रखना वैशाली, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। अवंती की याद रखना, अवंती महाजनपद की राजधानी होती है महिष्मती, ठीक है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। शूरसेन महाजनपद की राजधानी याद रखना मथुरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पांचाल महाजनपद की राजधानी कामपिल्य, ठीक है ना, कामपिल्य याद रखिएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वत्स, और ये वत्स लास्ट एकदम जनपद लास्ट, वत्स वत्स की राजधानी याद रखिएगा आप कौशाम्बी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 16 महाजनपद की राजधानी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इनको भूलिएगा मत आप, नोट कर लीजिए, या फिर मैं आपको ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध महाजनपद किन दो नदियों से घिरा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, और SSC CGL में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। मगध महाजनपद किन दो नदियों से घिरा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी गंगा और सोन, ठीक है, गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है मगध महाजनपद, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था नाम, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आ गया है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी वितस्ता, ठीक है ना, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अगला क्वेश्चन है जो है वो हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, SSC CHSL में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है ना, SSC CHSL में पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए
महाप्रजापति गोमती, ठीक है ना, महाप्रजापति गोमती, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, 8वीं सदी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में हमने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। देखिएगा आप, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 8वीं सदी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कौन से राजा ने की थी, तो शैलेंद्र राजा ने, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा, नाम अच्छा वो इम्पोर्टेंट नाम है शैलेंद्र राजा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, जो शैलेंद्र राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, ठीक है ना। वो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ठीक है ना, बोध गया में हुई थी, ठीक है। और बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है ना, बोधि वृक्ष बोलते हैं उसको, वृक्ष को बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया में है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डेली शेयर करेंगे, ठीक है। रोज़ मैं आपके लिए 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, प्राचीन हिस्ट्री के भी लेके आता हूँ, ठीक है। मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए क्वेश्चन, जैसे कि ज्योग्राफी के मैंने PDF आपको अपलोड कर रखी है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी की क्लास भी अपलोड है, ठीक है, पॉलिटी की अपलोड है, ठीक है, सभी क्लास है चैनल पर डाली गई है, ठीक है ना, उसको देखिएगा आप। डेली बेस पे आपके साथ मैं वीडियो साझा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।